हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। और आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ वैलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगाम। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जब भी आप हीरोज के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, तो शायद आप कहें मैम हमारे माइंड में तो बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरोज आते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार हो गया, सलमान खान हो गया, आमिर खान हो गया। बट आर दे द रियल हीरोज? तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ ऐसे ही रियल हीरोज के बारे में जो कि एक्चुअल में हीरो हैं अपनी लाइफ में, और बिना कुछ जताए बहुत ही साइलेंस के साथ वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉर्डर्स पर खड़े होकर। जी, आज की इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम ऐसे ही हमारे एक हीरो, एक बहुत ही ब्रेव करेजियस सोल्जर के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। बट उससे पहले हमेशा की तरह हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उन्हें कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? What do you think about the Republic Day parade on 26 जनवरी? तो रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो उस पर जो परेड होती है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री कब बनी? 26 जनवरी 1950 को। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विद अ परेड इन न्यू दिल्ली। इसीलिए हर 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं एक परेड के साथ, जो कि न्यू दिल्ली में होती है। एंड द प्रेसिडेंट होस्ट द नेशनल फ्लैग, और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है ये परेड है, तो अगर आपको मौका मिले तो 26 जनवरी को ज़रूर इस परेड को देखिएगा। इट इज़ समथिंग वेरी मोटिवेटिंग एंड ब्यूटिफुल। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस परेड? तो इस परेड में ऐसी क्या हाइलाइट्स, ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं? अ फॉरेन गेस्ट कम टू द रिपब्लिक डे परेड। सबसे पहले तो कोई एक फॉरेन का गेस्ट आता है हमारी रिपब्लिक डे परेड को देखने के लिए। द सोल्जर मार्च, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो ऐसे मार्च करते हैं। एंड स्टेट्स शो देयर फ्लोट्स, और जो स्टेट्स होते हैं वो अपने फ्लोट्स दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन ऑन दिस डे एंड हु रिसीव्स देम? तो इस दिन के दिन कुछ लोगों को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, तो वो अवार्ड्स क्या हैं और उन्हें कौन रिसीव करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द अवार्ड्स गिवन ऑन रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे को बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कृति चक्र एंड शौर्य चक्र। द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस रिसीव देम। जो हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई होती है बैटल फील्ड में, या किसी ना वे में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा होता है हमारे देश के लिए, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What qualities do you think a soldier should have? जो एक इंसान, जो कि एक सोल्जर होता है, एक सिपाही होता है, आपको क्या लगता है एक सोल्जर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अ सोल्जर शुड बी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन। सबसे पहले तो इवन एक सोल्जर बनने के लिए भी आपके अंदर क्या, आप ब्रेव होने चाहिए, आप साहसी होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उनके ऑक्यूपेशन में और उनकी थ्रू आउट लाइफ में। दे शुड लव देयर कंट्री। उनके दिल में देश के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। वर्क हार्ड एंड हेल्प अदर्स इन नीड। उन्हें मेहनत करना चाहिए और जिनको उनकी ज़रूरत है उनकी मदद करना चाहिए। इफ़ यू हैड टू शेयर अ मैसेज विद योर सोल्जर, व्हाट वुड इट बी? तो इसका आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में सुनना चाहूँगी। अगर आप सोल्जर को कुछ मैसेज देना चाहें तो आप वो मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये आंसर हमारा स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने फीलिंग्स के हिसाब से अपने आंसर को लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस एंड कीपिंग आवर कंट्री सेफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सुरक्षा करने के लिए और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए। वी फील सेफ बिकॉज ऑफ यू, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू। हम इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट, इतना फ्रीडम इसलिए एक्सपीरियंस कर पाते हैं क्योंकि आज आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? सो दिस इज़ माई मैसेज। आप अपने हिसाब से अपना मैसेज देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ लाइन से। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझी पे ये तन मन। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर सोमनाथ शर्मा, इंडियाज फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र। ठीक है, तो ये जो लाइंस जस्ट अभी हमने पढ़ी, एक तरीके से एक ट्रिब्यूट है, एक सम्मान करा जा रहा है किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो कि एक बहुत ही साहसी सोल्जर थे और उनको हमारे देश में सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया, whose name is etched in the annals of history। अब etched मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? परमानेंटली फिक्स्ड इन समवन्स मेमोरी। कहते हैं ना कि
जब कोई चीज़ छप जाए और वो चीज़ कभी मिटाई नहीं जा सकती, मे बी जब आप ट्री पे कुछ इनग्रेव कर देते हैं, किसी स्टोन पे कुछ ऐसे आप ऐसे गड़ा के लिखते हैं तो वो कभी मिटता नहीं है, तो उसे ही हम एज्ड बोलते हैं। तो यहाँ जो मेजर सोमनाथ शर्मा है वो एक ऐसा नाम है जो कि हमारे हिस्ट्री के पन्नों में छप से गए हैं, लिख से गए हैं। ये एक ऐसा नाम है जिसे अब मिटाया नहीं जा सकता है। हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस स्टैंड एज अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन। तो यहाँ बीकन मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बीकन मतलब होता है एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिस इंसान से हम इंस्पायर होते हैं। तो जो साहस उन्होंने दिखाया, जो कुर्बानी उन्होंने इस देश के लिए दी है, वो एक हम सब के लिए मिसाल है एज अ यंग जनरेशन, जिसको हम फॉलो करना चाहेंगे और हम सब उससे इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे। Okay, next. At every intersection of patriotism, whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic song, books and stories, recounting acts of valor. अब वैलर मतलब क्या होता है? करेज, साहस। तो यहाँ हम किसी भी देशभक्ति के टॉपिक पर आए या देशभक्ति की बात करें, फिर हम नेशनल वॉर मेमोरियल को विजिट करें, ऐसे दिल को छू जाने वाले देशभक्ति की गानों की बात करें, किताबों की बात करें, कहानियों की बात करें, जिसमें हिम्मत, करेज, साहस की बात करी जाती है। और द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, हिज मेमोरी इज़ ऑनर्ड, या हम जो इवेंट होता है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसकी सेलिब्रेशन करें, उनको याद करा जाता है, उनकी मेमोरी में हम उनको याद करते हैं, उनकी बात करते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा's लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन टू द नेशन रिमेन्स फॉरएवर अलाइव। और जो मेजर सोमनाथ शर्मा ने ये जो एक अपनी मिसाल रखी है डेडिकेशन की, हिम्मत की और देश के प्यार के लिए, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है, हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। रिमाइंडिंग अस ऑफ द अल्टीमेट प्राइस पेड फॉर आवर फ्रीडम, क्योंकि उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आज ये जो हमारी आज़ादी है ये हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसने हमसे एक बहुत बड़ी कीमत ली है। आई थिंक मैं ये वीडियो इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए शूट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि द सोल्जर्स आर ऑन द बॉर्डर्स, दे आर प्रोटेक्टेड मी। शायद आप ये वीडियो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी घबराहट के आप इस वीडियो को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको किसी का डर नहीं है, क्योंकि हमारे सोल्जर्स बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। The serene Kashmir Valley in the shadows of the majestic Himalayas witnessed a tale of extraordinary heroism। तो कश्मीर की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, जहाँ बड़ा ही सुकून है, बड़ा ही खूबसूरती है, इन हिमालयास ने, मतलब इन पहाड़ियों ने एक और बड़ी शानदार सी कहानी देखी है। किसकी? हिम्मत की, साहस की एंड सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स। और ऐसी कुर्बानी की, वो कुर्बानी जो कि दी गई इंडिया के बॉर्डर्स को बचाने के लिए। द डे began with the silence of a cold November dawn but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generation to come। इस दिन की शुरुआत तो बड़ी ही नॉर्मल ही दिनों की तरह होती है, खामोशी, थोड़ी सी ठंडक, बट इस दिन की जो एंडिंग है वो लोगों की गूंजों से ख़त्म होता है, जिसमें लोग बड़ा ही साहस में आके चिल्ला रहे होते हैं, गूंज रहे होते हैं, गूंजों की आवाज़ आ रही होती है, जो कि हमारी जनरेशन को इंस्पायर करती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। This is the story of Major Somnath Sharma and the brave men that he led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of guerrilla force trained and backed by Pakistan। ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की और उनके आदमियों की कि कैसे उन्हें एक मिशन दिया गया जहां उन्होंने श्रीनगर को प्रोटेक्ट करा। किसके हाथ में आने से? पाकिस्तान के हाथ में आने से, जिसमें उनकी गुरिल्ला फोर्स थी, जिसको पाकिस्तान ने ट्रेन करा था, जिनको वेपन्स दिए गए थे, उनको हुक्म दिया गया था, उनको ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा करें, बट मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके आदमियों ने ऐसा होने नहीं दिया। दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ 90 men managed to foil the plans of some 500 infiltrators। अब इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब क्या होता है? इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब पीपल हु सीक्रेटली इन्वेड, जो कि चुपके से कहीं घुस जाएं, घुसपैठिए, राइट। तो पाकिस्तान के आदमी भी जो ऐसे चुपके से छुपकर हमारे देश में घुसे थे, और 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 500 ऐसे घुसपैठिए थे। और हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथी सिर्फ 90 थे। जस्ट इमेजिन द नंबर, 90 वर्सेस 500। उन्होंने उनसे लड़ाई करी, जो कि क्या करना चाहते थे, उनका मोटिव क्या था इन 500 घुसपैठियों का? टू कैप्चर श्रीनगर एंड द कश्मीर वैली एंड डिलीवर अ ब्लो टू न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। वो श्रीनगर को कैप्चर करना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे, कश्मीर पे कब्जा करना चाहते थे, और इंडिया को एक तरीके से एक झटका देना चाहते थे, एक नीचा दिखाना चाहते थे, राइट।
आगे क्या होता है, द इवेंट्स दैट लेड टू द बैटल ऑफ बदगाम स्टार्टेड इन 1947। तो बेसिकली ये जो हम इतनी देर से कहानी की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, चलिए अब इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो लड़ाई है बैटल ऑफ बदगाम की, ये अगस्त 1947 से शुरू होती है, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन गुलमार टू एनेक्स द कश्मीर वैली। एनेक्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टू टेक पोजेशन ऑफ, जब किसी चीज़ पे कब्जा कर देना। जब पाकिस्तान ने क्या करा, अपने एक ऑपरेशन स्टार्ट करा जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन गुलमार्ग रखा, और उसमें उनका मोटिव ये था, उनका प्लान ये था कि वो कश्मीर वैली पर कब्जा करेंगे। दिस वॉज इन द वॉयलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद हरी सिंह, द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेटमेंट। जबकि ये ऑलरेडी पाकिस्तान और जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका था कि पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, बट उसके बावजूद उसको निभाने के बजाय पाकिस्तान ने क्या करा, उन पर अटैक कर दिया। However, instead of honoring the commitment, Pakistani army trained and equipped around 1,000 invaders who possess deep knowledge of mountain passes. But उस एग्रीमेंट की इज्जत करने के बजाय, उसको निभाने के बजाय पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने अराउंड ऐसे 1,000 घुसपैठियों को ट्रेनिंग दी, उनको वेपन्स दिए, और जिनको रास्ते की नॉलेज थी उनको अंदर भेज दिया। और उसके साथ साथ जो लोकल ट्राइब्स थे, द लोकल टेरियन टू एंटर कश्मीर एंड टेक कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट। उसके साथ साथ जो लोकल एरिया के जो ट्राइब्स थे उनको भी भड़काया, उनको भी बोला कश्मीर जाओ, और जो स्ट्रेटेजिक मतलब जो मेन लोकेशन है, जैसे कि हमारा श्रीनगर एयरपोर्ट हो गया, उस पर कब्जा करो। The ultimate goal of their plan was to engineer a revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory। तो पाकिस्तान का मेन आइडिया क्या था कि वो एक बगावत लाएं कश्मीर में, जिसमें जो लोग हैं वो भड़क जाएं, एक दूसरे से नफरत करने लगे, और जो गवर्नमेंट है, क्योंकि उस टाइम पे राजा वाला सिस्टम था, तो क्या करें, ओवरथ्रो कर दें, गवर्नमेंट को हटा दें, और फिर वो पूरे उस इलाके पे कब्जा कर लें। ये उनका प्लान था। इफ दे हैड सक्सीडेड इट वुड हैव अलाउड देम टू टेक कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस, पीक्स एंड रिवर्स। और अगर वो इसमें जीत जाते तो लड़ाई के टाइम पे ये सारे जो एरियाज होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं, बहुत काम आते हैं, जैसे कि पहाड़ के रास्ता हो गए, पहाड़ की चोटियाँ हो गई, सम रिवर्स हो गए, हमारे नदियाँ हो गई, तो इन सब पर उनका कब्जा हो जाता। On 22 October, Operation Gulmarg was launched and these invaders invaded Kashmir. तो 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमार्ग की शुरुआत होती है, और ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, ये जो घुसपैठिए थे, इन्होंने कश्मीर के अंदर आना शुरू कर दिया, which led to the princely state becoming a part of India on 26 अक्टूबर 1947। और जैसे ही हमारी गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि इस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, ये जो प्रिंसली स्टेट है, ये क्या है, इंडिया का पार्ट मतलब ये जो प्रिंसली स्टेट था, जब राजा इस पर राज करा करते थे, तो फिर इंडिया ने क्या करा, इसको ऑफिशियली कश्मीर को अपना पार्ट बना लिया 1947 में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो हमारी स्टोरी है ये पूरी चल रही है। अब आप क्या करिए, इसको एक बार पढ़िए, फिर आगे हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। In response to this invasion, the government of India sent its troops to defend the people of Kashmir and India's border on 27 अक्टूबर 1947। जैसे ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इस सब के बारे में पता चला, ऑपरेशन गुलमार्ग के बारे में पता चला, तो हमारी गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में क्या करा, ट्रूप्स भेजे ताकि कश्मीर के लोगों को और इंडिया की बॉर्डर को हमारे जो सोल्जर्स हैं वो प्रोटेक्ट कर सकें, डिफेंड कर सकें। अ कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर वॉज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर। ऐसे ही एक ग्रुप था आर्मी का जिसको भेजा गया जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एयरलिफ्टेड है श्रीनगर में। क्यों? बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन। उनको एयरलिफ्टेड मतलब एयरक्राफ्ट के थ्रू, प्लेन के थ्रू भेजा गया श्रीनगर में, क्योंकि जो पठानकोट से रास्ता था, जो रोड थी, वो सही कंडीशन में नहीं था। On 31st October, the D Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar। ऐसे ही 31 अक्टूबर को जो 4th बैटालियन था, और उसमें 4th बैटालियन में जो D कंपनी थी कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर, किसके कमांड पर? मेजर सोमनाथ शर्मा के कमांड पर, उनको भी श्रीनगर भेजा गया।
At that time, Major Somnath Sharma left hand was in plaster, but he insisted on being with his company while in combat. ठीक है, combat मतलब क्या होता है, बैटल में, युद्ध में. उस टाइम पे मेजर सोमनाथ शर्मा के ऑलरेडी लेफ्ट हैंड में चोट लगी थी तो उनके प्लास्टर था, बट उसके बावजूद वो इस बात पर अड़े रहे. उन्होंने जिद करी कि वो भी अपने साथियों के साथ, अपने कंपनी के साथ जंग में जाएंगे. He knew that his mission would be very challenging and told his senior officer. और वो जानते थे कि ये जो मिशन होने वाला है ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर्स ऑफिसर से बोल दिया. क्या बोला? आई नो माई मैन बेटर देन एनीवन एल्स एंड इफ दे आर गोइंग इनटू एक्शन दे आर नॉट गोइंग विदाउट मी. मेरे आदमी मतलब मुझसे बेहतर मेरे आदमियों को कोई नहीं जान सकता है, तो अगर वो जंग में जा रहे हैं तो वो मेरे बगैर तो नहीं जाएंगे. दीज वर्ड्स हाईलाइटेड हिज कमिटमेंट टू हिज मैन एंड हिज कंट्री. इस शब्द से एम्फेसिस मिलता है कि कैसे वो अपने देश को लेकर और अपने आदमियों को कितने ज़्यादा कमिटेड थे अपने साथियों के साथ. Before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Badgam. Unfounded मतलब क्या होता है? Not based on reason or fact. मे बी जिस चीज़ का होता है ना, रूमर्स, बातें होती हैं जिनका कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं मिलता है, हमें कोई एक रीज़न नहीं मिलता है. तो जब वो श्रीनगर में आने वाले थे तो तब ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि ट्राइबल मूवमेंट, कुछ ट्राइब्स हैं जो कि विलेज ऑफ बदगाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. लेस देन 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द श्रीनगर पोर्ट. और श्रीनगर पोर्ट से पहले जो विलेज ऑफ बदगाम है वो पड़ता था, ठीक है, जो कि इससे 5 किलोमीटर दूर था. द विलेज वॉज ऑन अ हायर एल्टीट्यूड देन द एयरफील्ड. तो जो विलेज था वो क्या था, ज़्यादा ऊंचाई में बना था एंड एयरफील्ड के मुकाबले वो थोड़ा सा ऊंचाई में बना था. एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज. और वहाँ जाने के लिए विलेज से ही होते हुए जाना पड़ता था. हैंस इज वॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन फोर्सेज टू रीगेन कंट्रोल, टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द एरिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रूप्स एंड फैसिलिटेट सप्लाईज विया एयर. और वो जो रास्ता था वो विलेज से होते हुए जाता था, इसलिए उसको, उस रास्ते को कंट्रोल करना, वहाँ कंट्रोल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हम ट्रूप्स को, हमारी आर्मी को प्रोटेक्ट कर सकें और फैसिलिटेट कर सकें मूवमेंट को, जो भी सप्लाईज आ रहे थे आसमान से, एयर के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू. In reality, the enemy had started arriving in Badgam in small groups to avoid detection. But actual में enemy ने तो बहुत पहले ही village of Badgam में आना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, ताकि शक ना हो. On 3rd November 1947, several companies, including Major Somnath Sharma D Company, were sent to patrol and assess the emerging threats in around the wheel. अब 3 नवंबर 1947 को क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज को भेजा जाता है कि जाओ जाके देखो क्या हाल है, क्या है, मतलब क्या लेवल क्या है, क्या सिचुएशन है वहाँ के विलेज की, हर चीज़ को इंस्पेक्ट करो. एक तरीके से उनको इंस्पेक्ट करने के लिए भेजा गया. Throughout the day, the valley was eerily silent. अब eerily मतलब क्या होता है, eerily in a strange, frightening and mysterious way. जब कोई चीज़ बहुत ही अजीब तरीके से, डरावने वे में खामोश हो, तो उस दिन वो जो बहादियाँ हैं, वो जो पहाड़ थे, उनमें एक अजीब सा, डरावना सा, खौफनाक सी खामोशी थी. अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन. जब सुबह तक कुछ भी ऐसा नहीं दिखा तो कंपनीज को ऑर्डर दे दिया गया कि आप एक एक करके वापस आ सकते हैं. डी कंपनी विद 90 सोल्जर वॉज लास्ट एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM. और मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कंपनी थी, जो कि कंपनी डी थी, वो लास्ट से जो कि वापस लौट रहे थे, उसमें अराउंड 90 सोल्जर्स थे और उनको मतलब अंदाज़ा करा गया था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 2 बजे तक वापस आ जाएंगे. When the enemy tribal guerrilla invaders under the command of Pakistani army saw that only a small group of Indian soldiers were left behind in Badgam, they attacked them. और जैसे ही जो enemy थी, जो ट्राइबल गुर्रेला, जो इन्वेडर्स थे, जो घुसपैठिए थे, जैसे ही उनको पाकिस्तानी आर्मी से कमांड आया और उन्होंने देखा कि सोल्जर्स इतनी कम तादाद में हैं, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया. बट उनको ये नहीं पता था कि वो मेजर सोमनाथ शर्मा से भिड़ रहे थे. Their initial attack was met with stiff resistance by Major Somnath Sharma and his men. हालांकि जब उन्होंने शुरुआत में जब अटैक करा तो उनको एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस मिला, मतलब एक बहुत तरीके से उन्होंने अपोज करा उन दुश्मनों को, उन घुसपैठियों को. किसने? मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके आदमियों ने. However, Major Somnath Sharma correctly visualized that the first attack was just a distraction. But Major Somnath Sharma ने बहुत जल्दी इस बात को समझ लिया और अंदाज़ा लगा दिया
दिया कि ये जो पहला हमला हुआ है ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था, अभी एक और बड़ा हमला आएगा। शॉर्टली देयर आफ्टर अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड, और थोड़े ही देर बाद एक और बड़ा हमला आया दूसरी तरफ से। बाय देन मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स। और तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 90 आदमी, 90 सोल्जर 500 घुसपैठियों का सामना कर रहे थे। जस्ट इमेजिन द नंबर, 90 सोल्जर और उनके अगेंस्ट 300 भी नहीं बल्कि पूरे 500 इन्वेडर्स थे। द पाकिस्तानी इन्वेडर्स सॉट टू कैप्चर द श्रीनगर एयरफील्ड एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, और उनका यही मोटिव था कि वो श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा कर लें और उसके आसपास के जो एरियाज हैं उन पर कब्जा कर लें। ठीक है, next, it was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcements arrived। और ये बात बहुत अच्छे से मेजर सोमनाथ शर्मा को समझ में आ गई कि एक साथ इतने सारे एरियाज़ को डिफेंड करना, जैसे कि श्रीनगर का शहर हो गया, एयरफील्ड हो गई, और जो बड़ी बड़ी वादियाँ हैं उन सब पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था जब तक रीइंफोर्समेंट्स मतलब और ज़्यादा सोल्जर्स नहीं आ जाते। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स, और जैसे ही उन्होंने पूरी सिचुएशन समझी कि इतने सोल्जर्स हैं, इतना अटैक हो रहा है, तो उन्होंने किसकी रिक्वेस्ट करी? एयर स्ट्राइक की रिक्वेस्ट करी कि ऊपर से आसमान से सोल्जर्स को भेजा जाए। ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टूवर्ड्स देयर टारगेट, और उन्होंने बड़ी ही समझदारी के साथ क्या करा? ज़मीन में से पैनल्स बिछाए और डायरेक्शन बनाई कि किस तरफ एनिमी है और कहाँ उन्होंने बम गिराने हैं, कहाँ उनको फायरिंग करनी है। The aerial attacks were successful in hitting the tribal invaders, और फाइनली इन एरियल अटैक्स की वजह से क्या हुआ? वो सही जगह पे, इन पैनल्स की वजह से उन्होंने जब देख लिया तो वो सही जगह पर ट्राइबल इन्वेडर्स पर क्या कर रहे थे? सही टारगेट करके हिट कर पा रहे थे। बट दे स्टिल आउट नंबर डी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7-1। अब आउट नंबर मतलब क्या हो जाता है? जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा तादाद में हो, वर ग्रेट इन नंबर, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद, एयरक्राफ्ट से हेल्प मिलने के बावजूद भी वो आउट नंबर हो रहे थे। मतलब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि हमारे एक इंडियन सोल्जर पर 7 एनिमी हमला कर रहे थे। जस्ट इमेजिन, जैसे एक सोल्जर खड़ा है, उसको हर डायरेक्शन से 7 एनिमीज जो थे उन पर हमला कर रहे थे। द अटैक ऑन द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय मेजर सोमनाथ शर्मा मैन कंटिन्यू, बट उसके बावजूद उनके ऊपर इतना अटैक हो रहा था, फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके आदमी जो हैं वो बहुत साहस के साथ लड़ते रहे। वास्टली आउट नंबर्ड एंड फेसिंग डेविस्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड, किसी चीज़ पर टिके रहना, डटे रहना। इतने हैवी फायरिंग होने के बावजूद, इतने सारे एनिमी सोल्जर्स होने के बावजूद, इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद, इतनी जगह से, हर जगह से फायरिंग हो रही थी, फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो आदमी हैं वो खड़े रहे, वो डटे रहे बिना डरे। द एयर वॉज सो थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल, और जो हवा है ना वो जैसे एकदम भारी सी हो गई थी। आसपास बस धूल ही धूल थी, गन चलने की आवाज़ आ रही थी, लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बट मेजर सोमनाथ शर्मा वॉइस कट थ्रू द chaos, बट इस शोर शराबे के बीच में से भी मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज़ कटते हुए बाहर आ रही थी, मतलब उनके सोल्जर्स के कान में पड़ रही थी। अर्जिंग हिज मेन टू फाइट विथ टेनासिटी एंड वैलर। टेनासिटी मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन, बहुत साहस के साथ, बहुत ही एकदम हिम्मत के साथ। तो वो अपने इन सब के बीच, मतलब इतनी मुश्किल सिचुएशन होने के बावजूद भी वो अपने आदमियों को लगातार मोटिवेट कर रहे थे कि लड़ते रहना है, हार नहीं माननी है। Despite heavy casualties and his own injuries, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery. Unparalleled मतलब क्या होता है? Unmatched, जिसका मुकाबला नहीं कहा जा सकता। तो इतनी चोट लगने के बावजूद भी इतनी चोट लगने के बावजूद, इतनी मौतें होने के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो साहस दिखाया है, जो हिम्मत दिखाई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब उसको आप मैच नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। He moved fearlessly through the battlefield, और बिना किसी डर
करके वो पूरी ऐसे बैटल फील्ड में, मतलब जो युद्ध का जो वो होता है ना, जंग का जो मैदान होता है, उसमें बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर रहे थे, राइट, ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि होता है ना इंसान, जब इंसान जंग में खड़ा होता है ना तो इंसान एकदम ऐसे जम सा जाता है। स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन आपके आसपास दुश्मन ही दुश्मन है और कोई कहीं से भी गन चला सकता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान की हिलने तक की हालत नहीं होती है, और वो पूरे बैटल फील्ड में, वो पूरे जंग के मैदान में इधर से उधर बिना डरे मूव कर रहे थे, डायरेक्टिंग फायर, गन चला रहे थे, फाइलिंग मैगजीन फॉर हिज गनर, उनके जो साथी थे जो कि गन चला रहे थे उनके लिए मैगजीन लोड कर रहे थे। होता है ना, गन का एक पार्ट होता है, इसमें अपन ऐसे लोड करते हैं और बुलेट्स को, गन को जिसमें बुलेट्स रहती हैं, तो उसको लोड कर रहे थे। तो मैगजीन्स मतलब क्या होता है, कंटेनर दैट होल्ड कार्ट्रिजेस टू बी फेड इनटू गन, जो कि गन में डलते हैं। एंड इनकरेजिंग हिज मेन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और साथ साथ अपने आदमियों को भी मोटिवेट कर रहे थे कि खड़े रहो, डरना नहीं है, भागना नहीं है। However, as the battle progressed, D Company began running out of ammunition. ठीक है, और जैसे ही जो बैटल है ये चल रहा था, अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उनके पास बुलेट्स भी ख़त्म होने लगी, उनके पास सारे जो भी नीड थी उन्हें बुलेट्स की, गन्स की, बम्स की, शेल्स की, वो सब उनके पास ख़त्म होने लगे। तो एम्यूनेशन मतलब क्या होता है, अ सप्लाई ऑफ बुलेट, शेल्स एंड एक्सप्लोसिव। व्हेन मेजर सोमनाथ शर्मा इन्फॉर्म्ड ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स अबाउट दिस, ही वाज आस्क्ड टू पुल बैक। और वो जैसे ही अपने हेडक्वार्टर्स में अपने सीनियर्स को ये बात बताते हैं तो उन लोग क्या बोलते हैं कि पीछे हट जाओ। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ही रिस्पॉन्डेड विद द वर्ड्स। जब उन्हें मतलब पूरी सिचुएशन की हालत पता थी तो तब उन्होंने जवाब में क्या बोला, द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेविली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर डेविस्टेटिंग फायर। वो क्या कहते हैं कि जो एनिमी है वो ऑलमोस्ट हमसे बस 50 कदम ही दूर है, हम बहुत ही बुरी तरीके से मतलब घिर रहे हैं एनिमी से, और हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से फायरिंग करी जा रही है, गन चलाई जा रही है। आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट ग्राउंड। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी आदमी तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। ठीक है। Just a few minutes later, when he was crouched in a trench next to a machine gun operator, ठीक है, crouched मतलब क्या होता है, जब आप ऐसे नीज से बेंड करके बैठते हैं ना, बहुत बार अपन बैठते हैं, तो वो जब ऐसे क्राउच करके क्या बैठे हुए थे और एक मशीन गन ऑपरेटर के पास बैठे हुए थे, इन ऑर्डर टू लेट हेल्प हिम लोड द गन, अपने एक साथी को हेल्प करने के लिए कि वो गन को लोड कर सकें। हिज पोजीशन वाज हिट बाय अ मोटर शेल किलिंग हिम इंस्टेंटली। एकदम से उनकी पोजीशन पर एक बड़ा सा बम गिरता है जिसकी वजह से उनकी वहीं मौत हो जाती है। Despite losing their major and faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, अपना कमांडर, अपना मेजर खोने के बावजूद भी उनके जो आदमी थे, एक तो उन्होंने अपना मेजर खो दिया और उसके बाद इतने आसपास उनके दुश्मन थे, बट उसके बावजूद द हीरोइक एक्शन ऑफ लेट मेजर नॉर्थ शर्मा मोटिवेटेड हिज मैन ऑन टू देयर पोजीशन फॉर ओवर 6 more hours बिफोर ओवररन बाय द एनिमी। ठीक है, उसके बावजूद जो उनके आदमी हैं वो 6 घंटे तक लड़ते रहे, 6 घंटे तक दुश्मनों का सामना करते रहे। देयर ब्रेव रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड टाइम फॉर रीइंफोर्समेंट्स टू अराइव, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर। उन्होंने जो इतना टाइम लगाया ना उन दुश्मनों को रोकने के लिए, इसके लिए क्या करा, हमें टाइम मिल गया रेजिमेंट्स का आने का, और फौरन जो सोल्जर्स हैं वो आ गए पंजाब से श्रीनगर। The heroic deeds of Major Somnath and his men thoroughly motivated the enemy, causing more than 300 casualties, including injuring their leader। और जिस हिसाब से मेजर सोमनाथ शर्मा ने और उनके आदमियों ने साहस दिखाया, 90 आदमियों ने और 300 दुश्मनों को घायल कर दिया, और उनमें से एक लीडर भी था उनका। इन मैनी सिग्निफिकेंट वे डी कंपनी सेक्रीफाइस एंड मेजर सोमनाथ लीडर सेव्ड श्रीनगर फॉर इंडिया। बहुत ही सारे तरीकों में जो डी कंपनी की जो कुर्बानी थी और मेजर सोमनाथ शर्मा की जो लीडरशिप थी, उसने भारत के लिए श्रीनगर को बचा लिया। द 4 कुमाऊं बैटेलियन वॉज अवॉर्डेड द बैटल ऑफ ऑनर, और यही जो 4 कुमाऊं बैटल था, हमारा बैटेलियन था, उनको क्या दिया गया, बैटल ऑफ ऑनर दिया गया श्रीनगर में। मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द यंग एज ऑफ 24। और मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि सिर्फ 24 साल के थे, 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने
देश के लिए। फॉर दिस एक्ट ऑफ कंस्पिशियस ब्रेवरी मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र। कंस्पिशियस मतलब क्या होता है, नोटिसेबल। ये जो काबिल तारीफ कह सकते हैं अपन इसे, ये जो एक नोटिसेबल एक्ट दिखाया उन्होंने, साहस का, ब्रेवरी का, हिम्मत का, इसीलिए उसके वजह से मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया गया। हिज साइटेशन रिफ्लेक्ट हिज हीरोइज्म, पैट्रियोटिज्म एंड करेज। और उनकी जो साइटेशन है, राइट, मेडल के साथ, जो कि एक साइटेशन एक पेज टाइप का मिलता है, एक वो सर्टिफिकेट टाइप का मिलता है जिसमें सोल्जर की सेक्रीफाइस के बारे में लिखा होता है। तो उनके साइटेशन में उनकी हीरोइज्म, उनकी देशभक्ति और उनकी हिम्मत हमें दिखाई देती है, उनका साहस हमें दिखाई देता है। ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ PVC अवॉर्डेड पॉस्ट्यूमसली फॉर गैलेंट्री एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस। पॉस्ट्यूमसली क्या होता है, आफ्टर डेथ, मौत के बाद, राइट, किसी का डेथ हो जाए तो वो ऐसे पहले सोल्जर थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया उनकी डेथ के बाद, उनके बहुत ही साहस और सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनकी कुर्बानी के लिए। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है साइटेशन मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र, ये आपके NCERT टेक्स्ट बुक में होगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी आगे की स्टोरी पर। वी हैव डेल्व्ड इनटू हाउ द इवेंट्स ऑफ 3 नवंबर 1947 प्लेड आउट। हमने पढ़ा कैसे 3 नवंबर 1947 को क्या क्या हुआ, ये जो लड़ाई थी बैटल ऑफ बदगाम की, कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोइंग मोर अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द इवेंट्स दैट लीड हिम टू मेक द अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। तो हमने वो लड़ाई बैटल ऑफ बदगाम के बारे में तो पूरा पढ़ लिया। चलिए अब हम मेजर सोमनाथ शर्मा की जो स्टार्टिंग से जो ज़िंदगी है उसके बारे में पढ़ते हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी शेप हुई एक ऐसा सोल्जर, इतना साहसी सोल्जर बनने में जिसने अपनी जान को अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। Born on 31 January 1923 in the picturesque town of Dard in Kangra, हिमाचल प्रदेश। तो कंगरा के एक छोटे से गांव, एक टाउन दड़ में, हिमाचल प्रदेश में उनका जन्म हुआ 31 जनवरी 1923 में। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद अ रिच मिलिट्री लेगेसी। और सोमनाथ शर्मा एक ऐसी फैमिली से आते थे जिनकी उनकी जनरेशन और जनरेशन ने क्या करा था, आर्मी में सर्व करा था। हिज फादर, लेगेसी मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपीरियंस, वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। कहते हैं ना लेगेसी, लाइक इनकी एक मिसाल होती है, लाइक हमारी एक स्पेशल डिश लेगेसी है जो कि पास ऑन हो रही है। जो लोग स्ट्रीट पे खाना बेचते हैं बोलते हैं ना हमारे पापा भी यही करते थे, हम भी यही करते हैं, तो उसे हम लेगेसी कहते हैं, एक ऐसा टैलेंट जो कि पास ऑन होता है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा के केस में भी यही था। उनके जो फादर थे, हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। उन्होंने ही बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े ही साहस के साथ एज अ जनरल आर्मी में काम करा था। ठीक है, नेक्स्ट, यंग सोमनाथ was also deeply inspired by the valorous tale of the महाभारत imparted to him by his grandfather। और बचपन में जब सोमनाथ छोटे थे तो वो एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ करते थे, बहुत इंस्पायर हुआ करते थे। किससे? बहादुरी कहानी, महाभारत की जो बहादुर वाली कहानियाँ हैं, बड़ी ही वैलरस टेल्स हैं, उनसे वो इंस्पायर हुआ करते थे, जो कि उनके दादा उन्हें सुनाया करते थे। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज नैनीताल टू हिज रिगरस ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज। जो उन्होंने अपनी स्कूल की स्टार्टिंग करी शेरवुड कॉलेज से, नैनीताल से, और बहुत ही मुश्किल डिफिकल्ट ट्रेनिंग जो कि उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज से ली। सैंड्रस मेजर सोमनाथ शर्मा लाइफ वॉज अ टेस्टामेंट टू डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। टेस्टामेंट मतलब क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस या प्रूफ। तो मेजर सोमनाथ शर्मा की शुरुआत से ही जो जिंदगी है वो एक प्रूफ है, किसका? डिसिप्लिन का और डेडिकेशन का। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा डिसिप्लिन डेडिकेशन उनके अंदर सोल्जर बनने के बाद आया, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आप उनके अंदर वो डिसिप्लिन और डेडिकेशन को देख सकते हैं। कमीशन इनटू द 8th बैटेलियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942, ही सर्व विद डिस्टिंक्शन। तो फाइनली उनकी जो शुरुआत है, उनकी जो जर्नी है द सोल्जर कब हुई? जब उनको 19th हैदराबाद रेजिमेंट 8th बैटेलियन में उनकी भर्ती हुई 1942 में, जहां उन्होंने किसमें बहुत अच्छा काम किया? वर्ल्ड वॉर 2 इन द अराकन कैंपेन बुर्मा। ठीक है, अराकन कैंपेन में उन्होंने काम करा, उसमें भी उन्होंने बहुत साहसियत दिखाई। अर्निंग मेंशंस इन डिस्पैचेस फॉर हिज ब्रेवरी, उसमें भी क्या है? उनका नाम याद रखा जाता है। मतलब जहां भी उन्होंने काम करा बड़े ही साहस के साथ, बड़ी ही डेडिकेशन के साथ काम करा। डिस्पैचेस मतलब क्या होता है? ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑन मिलिट्री अफेयर में भी, मिलिट्री के बारे में, सोल्जर्स के बारे में जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं
और जो सोल्जर्स बहुत अच्छा काम करते हैं उनके बारे में लिखा रहता है ना, तो ऐसे ही उसमें भी उनका नाम आया. However, it was during the Indo-Pakistan War of 1947 to 1948, particularly in the Battle of Budgam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly forged. Forged मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक शेप आना, मजबूत होना. ठीक है, तो हालांकि जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1947 से 1948 में, स्पेशली बैटल ऑफ बदगाम में, ये वो टाइम था, ये वो जंग था जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा का जो नाम है वो हमेशा हमेशा के लिए लिख सा गया हमारी हिस्ट्री के पन्नों में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, द लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बॉडी द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पैट्रियोटिज्म. और ये जो ज़िंदगी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ को गुजारा है, वो क्या दिखाती है, उनके आइडियल्स को दिखाती है, उनकी वैल्यूज़ को दिखाती है जिनमें बिलीव करते थे. वो की है उनकी ड्यूटी, सम्मान और पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति. ही हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन अलाइक. वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, और सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए मिसाल है. एज अ नॉर्मल सिटीजन, एज अ नॉर्मल नागरिक, हम सब के लिए वो एक मिसाल है देशभक्ति की, कुर्बानी की, हिम्मत की. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हिज स्टोरी इज अ रिमाइंडर ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय काउंटलेस मेन एंड वुमेन इन डिफेंस ऑफ द मदरलैंड. और इनकी कहानी हमें ऐसे बहुत सारे आदमी और औरतों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया. एंड हाईलाइट्स द प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी दैट इंस्पायर्ड देम. और दिखाता है कि कैसे उनके अंदर एक ऐसी सेंस ऑफ ड्यूटी थी, एक ऐसी सेंस ऑफ जिम्मेदारी थी अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, जो कि उसने हमेशा उनको इंस्पायर करते रही. ठीक है, वो देशभक्ति. ठीक है, तो यहाँ ये इस तरीके से ये दिया गया है साइटेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में है. ओके. Next, in the quiet of the Kashmir Valley, where the echoes of D Company battle with infiltrator have long since faded. अब वापस से वो जो वादियाँ हैं कश्मीर की, वो खामोश हो चुकी हैं. जहाँ कभी ये जंग हुई थी, ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बदगाम की, वो ख़त्म हो चुकी है, वो खामोश हो चुकी है. द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा रिमेन्स अ बीकन ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस. पर ये जो कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, आज भी ये क्या है, एक हमारे लिए कहानी है साहस की और कुर्बानी की, जिसको शायद हम कभी नहीं भूल सकते हैं और हमें भूलना भी नहीं चाहिए. ये कहानी हमेशा हमारे साथ जिंदा रहेगी. वो शायद आज हमारे साथ नहीं है, बट उनकी मेमोरीज, उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में जीवित रहेंगी. His valor ensured that the tricolor would continue to fly over Srinagar, and his name is forever etched in the golden pages of India's military history. उनके इसी साहस के वजह से आज भी जो श्रीनगर में जो भारत का जो झंडा है वो लहरा रहा है. शायद अगर वो इतना लड़ते नहीं, इतना रेजिस्टेंस नहीं दिखाते पाकिस्तान की आर्मी से, तो शायद उस टाइम पे पाकिस्तान ने हम पर कब्जा कर लिया होता, श्रीनगर पर कब्जा कर लिया होता. बट उनकी इस लड़ाई की ही वजह से आज भी हमारा भारत का जो झंडा है वो वहाँ लहरा रहा है, और हमारी हिस्ट्री के पन्ने में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख गया है, जो कि अब कभी नहीं मिट सकता है. द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड एज अ पॉइंटेंट रिमाइंडर ऑफ द प्राइज ऑफ फ्रीडम. अब पॉइंटेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इमोशनल एंड सैड. जब हम मेजर सोमनाथ शर्मा की बात करते हैं तो हमें अंदर से बहुत मोटिवेटेड तो फील होता है कि कितनी अच्छी बात है, बट हमें इस बात पर अफसोस भी होता है कि क्या कीमत है हमारी आज़ादी की. द फ्रीडम दैट वी आर एंजॉइंग टुडे, द प्राइस वी हैव पेड, वो बहुत ज़्यादा है. एंड द एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ दोज हु फॉट टू प्रोटेक्ट इट. और शायद जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ा है उनको क्या क्या पता नहीं फेस करना पड़ा. तो मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी हमें यही याद दिलाती है. ठीक है. Next, his story marked by selflessness and bravery will continue to inspire and guide generations to come. इनकी जो कहानी है, किसकी मिसाल है? सेल्फलेसनेस की, साहस की, हिम्मत की, देशभक्ति की, वो हमेशा हमें इंस्पायर करेगी, इस जनरेशन को इंस्पायर करेगी, आने वाले जनरेशन को इंस्पायर करेगी. उनकी जो इंस्पिरेशन है, उनकी जो कहानी, उनकी जो याद है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. His name, his sacrifice is never to be forgotten. उनकी कुर्बानी हम कभी नहीं भूलेंगे. His name is etched on the honor wall of the National War Memorial. और National War Memorial में जो वॉल बनी है वहाँ भी उनका जो नाम है वो गड़ा हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ ये जो हमारी स्टोरी है
वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी कुछ पोम्स की लाइन है, तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। हमारा सॉन्ग है, आई थिंक आपने सुना होगा, वंदे मातरम वंदे मातरम, तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारी स्टोरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप यह एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।